Before we go ahead to the next topic, एक क्वेश्चन हमारा बाकी है फ्रॉम वॉट एवर वी हैव कवर्ड सो फार. अगर आपको याद होगा हमने कल ही किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ दोनों कवर किए थे एंड बेस्ड ऑन इट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व 2 क्वेश्चंस. तो जो एग्जांपल 9.2 था एग्जैक्टली सिमिलर इज दिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम. तो अ बैटरी ऑफ EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is connected in parallel with another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm. तो दो बैटरीज है, दोनों का आपको EMF दिया है, दोनों का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है with their like poles connected together. Like poles मतलब positive of one battery is connected to positive of the other, negative of one is connected to negative of the other. The combination is used to send current through an external resistance of 2 ohm. Calculate the current through the external resistance. तो हमने कल इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था एग्जैक्टली आई मीन सिमिलर नॉट सेम. सिमिलर क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर है, वैल्यूज़ अलग है. तो इफ़ यू रिमेंबर हमने कल ही देखा था वी हैव अ सेल विथ EMF E1, ये उसका पॉजिटिव है, ये उसका नेगेटिव है, एंड देन यू हैव इंटरनल रेजिस्टेंस हियर R और EMF इज E. और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको याद होगा ना हम लोग कैसे शो करते हैं, वी ड्रॉ अ रेक्टेंगल जस्ट टू शो दैट कि ये रेजिस्टेंस हमने बाहर से नहीं लगाया, ये सेल का खुद का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस. ऐसे दो सेल है, वी हैव 2 सच सेल्स, 2 सेल है ऐसे 2. ये दोनों सेल तुमने कनेक्ट किए हुए पैरेलल में. सो वी हैव कनेक्टेड दीज 2 सेल्स इन पैरेलल. गुड. ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है इट इज़ यूज टू सेंड करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओहम. तो यहाँ पे मैंने लगा दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओहम का, इसको बोल देंगे R. ये E1 R1, E2 R2. पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट F. देन यहाँ से सेल E1 के पॉजिटिव से करंट आएगा I1, E2 के पॉजिटिव से आएगा करंट I2. ये दोनों करंट जंक्शन B पे दे विल मर्ज टुगेदर एंड एक्सटर्नल रजिस्टर से करंट जाएगा I1 प्लस I2. फिर इस पॉइंट पे आके करंट विल स्प्लिट, I1 करंट क्या जाएगा सेल E1 में और I2 जाएगा सेल E2 में. तो कल का जो क्वेश्चन था लास्ट, वो डायग्राम यही था, सेम डायग्राम, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है कि वैल्यूज़. इफ़ यू रिमेंबर कल के क्वेश्चन में E1 की वैल्यू 7 वोल्ट थी, यहाँ पे 4 वोल्ट है. कल के क्वेश्चन में E2 की वैल्यू 13 वोल्ट थी, यहाँ पे 1 वोल्ट है. और कल जो क्वेश्चन था R1 की वैल्यू 1 ओम थी, यहाँ पे भी 1 ओम है. R2 की 2 ओम थी, यहाँ पे 1 ओम है. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम था, यहाँ पे 2 ओम है. गुड. इतना ही डिफरेंस है, बाकी पूरा मेथड सेम है. 1141. ओके गुड. हमको फाइंड करना है करंट थ्रू रेजिस्टेंस 2 ओहम. कितना करंट जा रहा है दोनों में से, R में से कितना जा रहा है करंट, I1 प्लस I2. तो हमको क्या फाइंड करना है, I1 प्लस I2. कल का जो क्वेश्चन था उसमें I1 प्लस I2 और पोटेंशियल ड्रॉप V अक्रॉस R. वहाँ पे 4 पैरामीटर फाइंड करने थे, यहाँ पे एक सिंगल है. सिंगल मतलब I1 I2 फाइंड करना ही पड़ेगा आपको. तो टू फाइंड I1 एंड I2 अगर आपको याद होगा हमने मेथड यूज़ किया था. हमने पहले क्या लगाया था याद है क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. 2 लूप लिए थे. इफ यू रिमेंबर वी हैव कंसिडर्ड 2 लूप्स. एक लूप था A B E F A और उस लूप पे हमने अप्लाई किया था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो अप्लाई KVL to the loop A B E F A. A से B आते वक्त रेजिस्टेंस है नहीं, ड्रॉप होगा नहीं. B से E जाते वक्त रेजिस्टेंस है हाँ, ड्रॉप होगा हाँ. पॉजिटिव की नेगेटिव, यू आर ट्रेसिंग फ्रॉम B to E और करंट का डायरेक्शन भी क्या है B to E. तो ड्रॉप क्या आएगा नेगेटिव. तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R, नेगेटिव ड्रॉप. E से F जाते वक्त कुछ है क्या नहीं, ड्रॉप होगा क्या नहीं. F से A जाते वक्त करंट का डायरेक्शन
करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है, तो ड्रॉप क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस I1R1, एंड देन यू आर ट्रेसिंग E1 फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या आएगा, प्लस E1 इक्वल्स टू 0। पूरा का पूरा मेथड वही है। अगर कल ही ये क्वेश्चन करा देता तो मैं इतना लिखता ही नहीं, सारे इक्वेशन सेम बनेंगे, सिर्फ वैल्यूज अलग है। तो यू शुड रिमेंबर E1 इक्वल्स टू I1R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R। ये आया आपका कहाँ से, ये आया पहले लूप से। सिमिलरली अब थोड़ा सा आपको ट्रेन होना पड़ेगा। हम लोग ये तो ठीक है स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट इज़ ओके, वी आर सॉल्विंग फॉर स्टेट बोर्ड। पर अगर CET में आता ना ऐसा क्वेश्चन, एक इक्वेशन बना है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी वैसे। E1 इक्वल टू I1R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R। और जो दूसरा लूप लोगे, कौन सा दूसरा लूप लोगे, BCDEB। तो सिमिलरली फ्रॉम लूप BCDEB, पता है इक्वेशन क्या बनेगा, E1 की जगह पे E2, I1 की जगह पे I2, R2, और वो सेम आएगा क्योंकि ऊपर के लूप में और नीचे के लूप में ये ब्रांच कॉमन है, तो वो सेम ही आएगा। और थोड़े थोड़े ट्रिक्स अभी से सीखते जाओ। CET में हमारे पास टाइम नहीं होता एक एक स्टेप लिखने का, तो अभी ट्रिक क्या है, ट्रिक है ऊपर के लूप में कौन था, I1 और R1 और E1, तो E1 इक्वल्स टू I1R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R। नीचे के लूप में E2 इक्वल्स टू I2R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R। हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसकी, E1 की, R1 की और R। तो करो यहाँ सब्स्टिट्यूट। व्हाट इज E1, 4, R1 1, कैपिटल R 2 I1 प्लस I1 कितना हो गया, 3I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो होपफुली दिस इज क्लियर। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ से है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे I2 की E2 की वैल्यू कितनी थी, 1, R2 कितना है, 1, R कितना है, 2, 2I2 और I2, 3I2 और 2I1। तो 1 इक्वल टू 2I1 प्लस 3I2, इक्वेशन नंबर 2। आपको इक्वेशन नंबर 1 मिला, 4 इक्वल्स टू 3I1 प्लस 2I2। इफ़ यू नोटिस ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 था। I2, ये 2I2 आएगा, इधर 2 लिखना रह गया तो 2 लिख दो, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना ये। गुड, ओके। ये तुम्हारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और 2 को 3 से, और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ऐसा करो, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, और क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट। 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3, 6I1, 3 इंटू 3 9। पक्का 9, श्योर, 100%, पक्का पक्का, हाँ पक्का पक्का। माइनस 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 कितना आया, 5, 0, -5, तो I2 की वैल्यू आ गई -1 एम्पियर। अभी -1 एम्पियर यू कैन पुट। अच्छा, बाय द वे दूसरा मेथड भी है। तुमको यहाँ पे डायरेक्टली क्या चाहिए था, I1 प्लस I2, क्या चाहिए था, I1 प्लस I2। तो तुम एक काम कर सकते थे, ये ना इसको सिंप्लीफाई करते ही नहीं, इसको ऐसे लिख देते और इसको भी ऐसे लिख देते और डायरेक्टली इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, तो मिल जाता। कैसे सॉल्व करते, डायरेक्टली ऐड कर देते, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करके देखो सीधा क्या मिल जाएगा, I1 प्लस I2। तो I1 I2 इंडिविजुअली फाइंड करने की ज़रूरत पड़ी, आई एम डूइंग इट जस्ट टू टेल यू, ऐसा करते हैं, लेकिन खुद का भी दिमाग यूज़ करेंगे ना अगर, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को ऐड करो। व्हाट इज 4 + 1 5, कितना 5, I1 प्लस I2, राइट, 2 I1 प्लस I2, 2 I1 प्लस I2 4, और यहाँ पे I1 प्लस I2 5 और वहाँ पे 5 कैंसिल, तो I1 प्लस I2 की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई, 1।
मैं वापस बता रहा हूँ, हमको डायरेक्टली क्या चाहिए, I1 प्लस I2। तो सिर्फ I1 प्लस I2 जब चाहिए हो ना, तो ये इक्वेशन बनाना ही नहीं, इसको ऐड करो, 4 और 1 5, तो 5 आया। I1 प्लस I2, 2 और 2 4 I1 प्लस I2 इक्वल टू 5 I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। क्या आएगी, 1। तो नॉर्मली अगर तुमको I1 प्लस I2 ही चाहिए तो सीधा सीधा सॉल्व कर लो। अगर I1 I2 इंडिविजुअली भी फाइंड करना हो ना, तो फिर वो सब जो मैं कर रहा हूँ करना पड़ेगा। अभी I2 की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 या 2 में, तुम्हारी मर्जी वहाँ करो। तो पुट I2 equals to -1 in any of the equation that you like, equation 1। तो 4 equal to 3 I1 minus 2 I2। बराबर, करेक्ट, गलत लिखा ना मैंने, हाँ बोला करो ना, I2 की वैल्यू कितनी लिख दी, -1, तो अभी ठीक हो गया ना। तो ऐसा हो गया, ऐसा, नाउ इट इज़ करेक्ट। कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है मैंने, बाकी कुछ नहीं किया। -2 है, इधर आके कितना होगा, +2, तो कितना हो गया, 6। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6/3 मतलब कितना, 2 आ गई ना। तो I1 प्लस I2, व्हाट इज I1, 2, व्हाट इज I2, -1, तो आंसर इज 1। डायरेक्ट भी तो बनाया था ना, हाँ तो करेक्ट है। चलो अगला टॉपिक, अब सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इजी, सिर्फ उसको अच्छे से समझ लो। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। अच्छा बाय द वे, ये जो चैप्टर है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 12th स्टैंडर्ड, इसके इन टोटल तीन ही मेन टॉपिक्स है। नंबर 1 इज़ टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक मेथड हमने 11th के पार्ट में देखा था, कलर कोडिंग स्कीम, याद है क्या, बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाला। वो होता है फॉर कार्बन रजिस्टर्स, उसके ऊपर कलर कोडिंग होता है, वहाँ से तुम रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हो। बट अदर देन दैट, जिसके ऊपर कलर कोडिंग नहीं होगा, उस रजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हमको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगता है, और वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बेस्ड होता है व्हीटस्टोन्स नेटवर्क पे। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ दिस चैप्टर, टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। नंबर 2, टू फाइंड आउट अननोन EMF। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेल है, उस सेल का EMF कितना है मुझे पता करना है, तो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। कौन सा मीटर, पोटेंशियोमीटर। नंबर 3 इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ डज एमीटर एंड वोल्टमीटर वर्क्स। नंबर 3 इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ एमीटर एंड वोल्टमीटर वर्क्स। तो ये तीन मेन टास्क है, ये तीन मेन टास्क के लिए हमने पहले किरचॉफ लॉ देखा। तो नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क, विच इज़ टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। और फिजिक्स में अगर स्कोर करना है आपको बोर्ड्स में, कोई भी टॉपिक हो ना थ्योरी, उसको 5 स्टेप में डिवाइड करना। कितने स्टेप, 5। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ये क्या है, क्या करता है। नंबर 2 उसका डायग्राम, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसका कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करते आएगा। तो नंबर 3 इज कंस्ट्रक्शन। नंबर 4 वर्किंग प्रिंसिपल, और जितने भी उसमें फॉर्मूला होंगे वो सब डिराइव कर देना। नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 इज यूजेस। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वर्किंग प्रिंसिपल, एंड जो भी फॉर्मूला डिराइव करना होगा वो। नंबर 5 यूजेस। किसी टॉपिक में यूजेस होंगे नहीं, तो 4 ही स्टेप्स याद रखना ही। तो अब इसको मैं उसी 4 स्टेप्स में डिवाइड करने वाला हूँ। तो नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया है इसका। व्हीटस्टोन्स नेटवर्क इज यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क is used to determine unknown resistance। फिर डायग्राम। अब देखो, ये जो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क है ना, इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं। कितने रेजिस्टेंस होते हैं, 4। और वो 4, ये जो क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स हैं, उसके अलॉन्ग दे आर अरेंज्ड। तो दिस 4 रेजिस्टेंस
आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं पहले। एक रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे, इसका नाम है R1। एक रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं R2। एक रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे, R2 का अपोजिट होता है R3। और यहाँ पे आ गया आपका R4। गुड। देन दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के अक्रॉस हम लोग कनेक्ट करते हैं बैटरी। तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस हम लोग कनेक्ट करेंगे बैटरी थ्रू अ की। की मतलब मैं बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की हियर। तो याद रखना ऐसा है। और ये जो वर्टाइसेस है ना, कुछ नाम दे देते हैं। इसको बोलते हैं ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट, इसको डी पॉइंट। और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी और एक की। तो वी हैव अ बैटरी। ऐसा एक बैटरी है यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ई। ये जो बैटरी करंट सर्कुलेट करेगा वो क्या है, आई। यहाँ पे है की क्लोज होगा तो ही सर्किट कंप्लीट होगा और तो ही करंट फ्लो होगा। देन बी और डी, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस हम लोग कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर। अभी जिनको गैल्वेनोमीटर पता नहीं, अभी बता देता हूँ, आगे इसी चैप्टर में आएगा। तो गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। क्या है ये, करंट सेंसिटिव डिवाइस विच मेजर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, विच मेजर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। क्योंकि एमीटर भी क्या मेजर करता है, करंट। ये भी क्या मेजर करता है, करंट। डिफरेंस क्या है, एमीटर ये लार्ज करंट मेजर करता है इन द रेंज ऑफ एम्पियर, और ये मेजर करता है इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁶, वेरी स्मॉल करंट। तो दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के अक्रॉस हमने क्या कनेक्ट किया, बैटरी। और जो बचे हुए थे उसके अक्रॉस क्या कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर। तो ये हो गया आपका व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क में क्या है, 4 रेजिस्टेंसेस है। क्या है, 4। कैसे लगाए, इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। और क्वाड्रिलैटरल के दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के अक्रॉस क्या लगाया तुमने, बैटरी, करेक्ट। और जो बचे हुए 2 पॉइंट्स इसके अक्रॉस क्या लगाया तुमने, गैल्वेनोमीटर। ये याद रखना अब। तो कंस्ट्रक्शन समझा दो। तो इंट्रोडक्शन हो गया, डायग्राम भी हो गया। अब एक्सप्लेन करो कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन अब जो दिखता है वो लिखना है। क्या दिखता है, 4 रेजिस्टेंसेस है। कैसे कनेक्टेड है, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलैटरल। So it consists of 4 resistances. 4 resistances, R1, R2, R3 and R4, arranged in the form of quadrilateral. Arranged in the form of quadrilateral. और जो क्वाड्रिलैटरल के 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स थे उसके अक्रॉस हमने क्या लगाया, बैटरी। सो अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, क्योंकि बैटरी को सोर्स ऑफ ईएमएफ बोलते हैं। अ सोर्स ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड, अ सोर्स ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड। मेरे को बातें करने की आवाज़ आ रही, नहीं चलेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मेरे को एग्जैक्टली दिखता है यहाँ से कौन गड़बड़ कर रहा है। तो a source of EMF E is connected between 2 diagonally opposite points. कौन से, let us say A and C. से A and C, A और C पॉइंट्स के अक्रॉस हमने क्या कनेक्ट कर लिया, बैटरी। बचे हुए 2 पॉइंट्स के अक्रॉस क्या कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर। अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, a sensitive galvanometer is connected between the other 2 points, other 2 vertices. But ये हो गया कंस्ट्रक्शन, इतना ही है कंस्ट्रक्शन में। देन वर्किंग प्रिंसिपल, अभी वो वर्क कैसे करता है वो भी समझ लो। तो वर्किंग प्रिंसिपल इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे तुमको इक्वेशन डिराइव करने हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, अगर
ये जो एक ब्रांच है ए बी सी, क्योंकि ए और सी जंक्शन के बीच का कोई भी पार्ट क्या होता है, ब्रांच। तो अगर अलोंग ब्रांच ए बी सी एक पॉइंट है बी सच दैट उस बी का पोटेंशियल और ब्रांच ए डी सी में जो डी है उसका पोटेंशियल अगर सेम हो, क्या हो, सेम, क्या हो, सेम, तो बी और डी का पोटेंशियल क्या है, सेम। अब मुझे पहले ये बताओ व्हाट इज ओम्स लॉ। V equals to, it is delta V equals to IR. What is delta V? Potential difference. और तुमको मैंने पहले भी बताया था फिजिक्स में तीन चीज़ें सिमिलर है, याद रखना। एक हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब हीट विल ओनली फ्लो इफ देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तुमको गर्मी लगती है इसलिए है, सराउंडिंग इज एट हायर टेम्परेचर एंड योर बॉडी इज एट लोअर, तो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम सराउंडिंग टू योर बॉडी समर्स में। विंटर में उल्टा होता है, योर बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर एंड सराउंडिंग इज एट लोअर एंड योर बॉडी इज लूजिंग हीट टू द सराउंडिंग, इसलिए ठंड लगती है। साइंटिफिकली ये होता है, व्हेन यू से ठंड लग रही है बिकॉज योर बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री के आसपास होता है एंड सराउंडिंग इन विंटर्स इज लोअर, तो योर बॉडी स्टार्ट लूजिंग हीट। इसलिए हम लोग जैकेट वैकेट पहन के बैठते सो दैट द बॉडी डज नॉट लूज हीट। तो हीट ऑलवेज फ्लोज व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। Wind always flows when there is pressure difference. Current always flows when there is potential difference. तो V equal to IR नहीं होता है, वो सिंप्लीफाइड वर्जन है, वो डेल्टा V equals to IR होता है। गुड, डेल्टा V मतलब 2 पॉइंट्स में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। अगर B हायर पोटेंशियल पे होता, D लोअर पोटेंशियल पे होता, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता, डी से डी, तो गैल्वेनोमीटर कुछ रीडिंग दिखाता। अगर डी हायर पोटेंशियल पे होता और बी लोअर पे, तो डी से बी, तो करंट की रीडिंग वापस गैल्वेनोमीटर को दिखाता, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दिखाता। लेकिन बी और डी अगर सेम पोटेंशियल पे है तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, तो गैल्वेनोमीटर विल शो, इसको बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं, तो याद रखना जो व्हीटस्टोन नेटवर्क तुम स्टडी करते हो ये नल पॉइंट के लिए करते हो, मतलब बी और डी का पोटेंशियल सेम है, ये याद रखना। गुड, अब याद रखो अच्छे से। इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट बी along branch ABC, and the potential at point D along branch ADC are same मतलब are equal, that is VB equal to VD, then no current flows through galvanometer. तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है ऐसा मैंने लिखा है वहाँ पे, और गैल्वेनोमीटर का करंट 0 है। अगर ऐसा हुआ तो इसको बोलते हैं द नेटवर्क इज़ बैलेंस्ड। क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क इज़ बैलेंस्ड। मैंने वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक क्वेश्चन लिया ही था, आपको तब व्हीटस्टोन नेटवर्क बताया था मैंने। सो राइट, द नेटवर्क इज सेड टू बी बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड कंडीशन में हमको एक इक्वेशन मिलता है। सो अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, अंडर बैलेंस्ड कंडीशन R1 और R2 का रेशो, R3 और R4 का रेशो आता है सेम। ये बैलेंस कंडीशन में होता है जब B और D का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। याद रखना। अब हमने बोल तो दिया, हमको बोलने से काम नहीं होता ना, हमको प्रूव भी करना पड़ेगा। यू हैव टू ऑल्सो प्रूव दिस। अब प्रूव कैसे करोगे, तो वापस से वी विल नीड दिस नेटवर्क। तो नेटवर्क हम लोग ये ले लेंगे। ओके, अब एक काम करो, बी और डी सेम पोटेंशियल पे है, करंट तो फ्लो हो नहीं रहा है, 2 लूप ले लो, ए बी जी डी ए, और लूप लॉ लगाओ। सो अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मतलब लूप लॉ टू द लूप,
टू द लूप। मैं किसी से रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा तो ध्यान देना। आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन हियर, ए बी जी डी ए। अच्छा बाय द वे, ये जो पॉइंट था ए, ये जंक्शन पॉइंट है, करंट कितना आया आई, उसका एक पार्ट I1 ऊपर से गया, I2 यहाँ गया, यहाँ पे आने के बाद बी और डी का पोटेंशियल सेम है, करंट ना यहाँ से यहाँ जा रहा है ना यहाँ से यहाँ, तो I1 यहाँ पहुँच के क्या करेगा, आगे चला जाएगा, और I2 क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो R1 में से कितना करंट है, R1 से करंट कितना है I1, R2 से कितना है I1, R3 से कितना है I2, R4 से कितना है I2। तो जब तुम लूप ट्रेस करोगे ए टू बी, रास्ते में क्या आया, रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा क्या, यस, कितना होगा माइनस I1 R1, माइनस क्योंकि वी आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। गुड। बी टू डी जाते वक्त करंट है क्या, नहीं, ड्रॉप है क्या, नहीं, डी से ए जाते वक्त रेजिस्टेंस है, हाँ, ड्रॉप होगा, हाँ, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, तो प्लस I2 R3 इक्वल टू 0। यहाँ पे EMF नहीं आएगा क्योंकि लूप में सेल नहीं था। सेल होता तो सेल का एक एक्स्ट्रा टर्म आता है EMF। देन और एक लूप लेना पड़ेगा आपको, B C D G B। उससे पहले थोड़ा सा इसको एक टर्म को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, I1 R1 इक्वल्स टू I2 R3। नाउ अप्लाइंग KVL टू द लूप। कौन सा लूप, विच लूप, B C D G B, B C D G B। गुड। नाउ गोइंग फ्रॉम B टू C, रेजिस्टेंस है, यस, ड्रॉप होगा, यस, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि इन द डायरेक्शन है ना I1 R2। ओके। गोइंग फ्रॉम C टू D, ड्रॉप होगा, यस, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, कितना आएगा I2 R4 इक्वल टू 0। तो I1 R2 इक्वल टू I2 R4, इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1 और 2 को, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, तो 1/2 I1 R1 अपॉन I1 R2 इक्वल्स टू I2 R3 अपॉन I2 R4, I2 I1 कैंसल, तो R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4। मिल गया आपको बैलेंसिंग कंडीशन, और यही कंडीशन में लिखा था, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। क्लियर यहाँ तक, गुड। तो वापस एक बार रिपीट करो क्योंकि अगला टॉपिक इसके ऊपर बेस्ड है, ये नहीं पता होगा तो अगला टॉपिक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो व्हाट इज Wheatstone's network, what does it do? It determines unknown resistance। कंस्ट्रक्शन वाइज देखोगे तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, और 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के अक्रॉस क्या लगाया है, बैटरी, सोर्स ऑफ EMF, और बचे हुए 2 के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, करेक्ट। तो अगर B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन। उस कंडीशन में हमको कौन सा इक्वेशन मिलता है, R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4, और वो इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमने 2 लूप लिए, 2 लूप, दोनों पे क्या लगाया, KVL, 2 इक्वेशन बने, उसको क्या कर दिया, डिवाइड। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज Wheatstone's नेटवर्क का एप्लीकेशन, दैट इज Wheatstone's मीटर ब्रिज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी समझ लो। Wheatstone's ब्रिज भी बोलते हैं इसको Wheatstone's मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। पहली बात तो समझ लेना कि इसको हम लोग Wheatstone's क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये Wheatstone's नेटवर्क का ही मॉडिफिकेशन है। वो जो Wheatstone नेटवर्क था वो थ्योरेटिकल है, और उसका ही प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल सेटअप को क्या बोलते हो, Wheatstone's मीटर ब्रिज। तो Wheatstone नेटवर्क इज थ्योरेटिकल एंड मीटर ब्रिज इज प्रैक्टिकल। वो थ्योरी था, वो हमने कहीं पे भी नहीं बोला कि एक्सपेरिमेंटल है। हमने बोला चलो 4 रेजिस्टेंस है, ऐसा है, बी और डी का पोटेंशियल सेम है, तो हमको कंडीशन मिल गई और वो कंडीशन शो कर दी।
वो पूरा का पूरा क्या था, थ्योरेटिकल। उसका मॉडिफाइड वर्जन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए क्या है, मीटर ब्रिज। तो जैसे मैंने तुमको वही 5 स्टेप दिए थे, 5वां छोड़ दो। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा डायग्राम, तीसरा कंस्ट्रक्शन, चौथा वर्किंग प्रिंसिपल। वही करेंगे वापस से इंट्रोडक्शन। एंड आई एम टेलिंग यू, आप क्या करते हो, क्योंकि वो आदत पड़ गई ना 10th तक की, रट्टा मारना, ओरल देना, एग्जाम में छापना, इसलिए यू फील लिटिल स्ट्रेस्ड। इतना सिलेबस है, कैसे होगा, कुछ नहीं है। 2-3 दिन में एक चैप्टर खत्म होता है। वो रिवीजन के टाइम समझेगा तुमको, 2 घंटे 1.5 घंटे में चैप्टर खत्म। अभी तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे बताना पड़ेगा, बट देन वंस यू नो, कॉन्सेप्ट पता है, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन। बस ये याद रखना, 4 या 5 स्टेप्स। तो व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज क्या है ये मॉडिफाइड व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। सो व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज is modified Wheatstone's network to determine unknown resistance practically, या फिर एक्सपेरिमेंटली। गुड। अब इसको मीटर ब्रिज क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक वायर यूज़ होता है जो 1 मीटर लॉन्ग होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज। तो ये जो मॉडिफाइड नेटवर्क है, मॉडिफाइड नेटवर्क, इसमें हम लोग एक वायर यूज़ करेंगे। उस वायर का लेंथ कितना होगा, 1 मीटर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीटर ब्रिज। गुड। अभी और अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि यहाँ अभी कन्फ्यूजन होगा आपको, तो इसलिए ध्यान देना। ये है थ्योरेटिकल। अब हम लोग प्रैक्टिकल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ड्रॉ करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यू नीड टू रिमेंबर, हमारे पास 3 कॉपर स्ट्रिप्स है। वी हैव 3 स्ट्रिप्स ऑफ कॉपर, आउट ऑफ विच 2 आर एल शेप्ड। तो हमारे पास 3 कॉपर के प्लेट्स है, जिसको कॉपर स्ट्रिप बोलते हो तुम, उसमें से 2 है एल शेप्ड। ये नहीं समझा CET के मार्क्स तुम्हारे गए, टाटा बाय बाय, छुट्टी। क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता मीटर ब्रिज है क्या। तो मीटर ब्रिज में टोटल 3 कॉपर स्ट्रिप्स थे। कितने थे, 3 में से 2 का शेप क्या था, एल, तो एल शेप्ड है। तो दिस इज एल शेप्ड। और एक होता है स्ट्रेट, एक होता है स्ट्रेट। तो यू हैव वन ऑफ दिस एज स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप। चलो ठीक है, जस्ट ओके, डजंट मैटर। तो ये आ गया थर्ड वन। कुछ नाम दे देंगे इसको, विल कॉल दिस एज फर्स्ट स्ट्रिप, सेकेंड स्ट्रिप एंड थर्ड स्ट्रिप। गुड। देन ये जो 2 कॉपर स्ट्रिप है एल शेप के, C1 एंड C2, इन दोनों में हमने एक वायर को स्ट्रेच करके रखा है। और बाय द वे ये जो स्ट्रिप्स है ना, ये एक वुडन बॉक्स के ऊपर है। तो वायर भी स्ट्रेच किसके ऊपर किया तुमने, वुडन बॉक्स। तो ये वायर का लेंथ कितना है, 1 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ A से इस C पॉइंट तक एक वायर है। क्लियर, पक्का पक्का। और यहाँ पे जो तुमने थर्ड स्ट्रिप लगाया ना बीच में, ऐसा लगाया कि 2 गैप बन गए। क्या बन गए, 2 गैप। और जो लेफ्ट गैप होता है, लेफ्ट गैप में तुम एक रजिस्टेंस लगाते हो, और राइट गैप में तुम एक रजिस्टेंस लगाते हो। लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस अननोन होता है, जो फाइंड करना है, और राइट का वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या था, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। और अगर मैं उसके ऊपर एक एरो हेड दिखा देता हूँ, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज। तो यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ, तो देखूंगा ना मैं 10 ओम है कि 15 ओम है कि 20 ओम है। इसका मतलब ये वैल्यू पता होती है, ये पता करनी है, ये पता होती है। और थोड़ा अच्छे से और ध्यान देना आप। मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को B बोल देता हूँ। तो इसको अभी कंपेयर करो, A और B, इसके बीच में रेजिस्टेंस था क्या, यस। इधर A और B के बीच में है क्या, यस। तो ये कौन हो गया, R1। B और C में कौन था, R2, तो ये कौन हो गया,
R2। लेकिन यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस थे? 4। यहाँ पे कितने हैं? 2। अब बचे हुए 2 कहाँ हैं बताता हूँ। बी से तुमने क्या निकाला? गैलोनोमीटर। बी से तुमने क्या निकाला? गैलोनोमीटर। गुड। गैलोनोमीटर को हम एक कनेक्टर लगाते हैं जिसको बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं? तो ये जॉकी क्या होता है? इट इज़ ए स्लाइडर जिसको तुम ए से सी तक स्लाइड करके ला सकते हो। ऐसा पॉइंटर होता है शार्प, विच कैन बी लाइक यू कैन स्लाइड इट। अब याद रखो, जब बी और डी ये सेम पोटेंशियल पे थे तो गैलोनोमीटर से करंट कितना था? 0। कितना था? 0। कितना था? 0। तो हम लोग क्या करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, सी तक टच करते जाएंगे, बीच में ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे फॉर विच करंट की रीडिंग कितनी आ गई? 0। इसको बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये जो डी पॉइंट था वो डी पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? 100%? ए से एक बैटरी निकाला था तुमने और वो कहाँ तक जा रहा था? सी तक। ए से बैटरी निकाला और वो कहाँ गया? सी तक। बैटरी और की प्लस माइनस की। सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हम लोग रेजिस्टेंस डालते हैं जिसका नाम है रियोस्टैट। क्या बोलते हैं इसको? रियोस्टैट। और रियोस्टैट खुद एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। क्या होता है ये? वेरिएबल। इसकी वैल्यू भी क्या होती है? चेंज। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है वो भी वेरिएबल है, ये रियोस्टैट है वो भी वेरिएबल है। रेजिस्टेंस बॉक्स का सिंबल ऐसा है और रियोस्टैट का ऐसा है। रियोस्टैट के ऊपर एरो दिखाया जाता है, ऊपर टॉप, और यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है। गुड। लेकिन R3 और R4 कहाँ गया? अब देखो ऐसा है कि ये A to C क्या था? वायर था। वायर कंडक्टर होता है कि नहीं? और हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है कि नहीं? हाँ। तो इस वायर का रेजिस्टेंस है क्या? हाँ। उसमें से A से D पार्ट जो है, A से D, इसके लेंथ को मैं बोल देता हूँ LX। कितना बोल दिया? तो ये कितना हुआ? टोटल लेंथ कितना था? टोटल लेंथ कितना था? 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर। तो ये कितना आएगा? 100 माइनस LX। तो ये जो LX पार्ट है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो पता है कौन होगा? R3। क्यों? क्योंकि A और D में रेजिस्टेंस क्या था? R3। C और D में क्या है? R4। ऐसा है। तो ये और वो सेम है। ये प्रैक्टिकल सेटअप है, वो थ्योरेटिकल है। मैं दोनों साइड बाय साइड रहने देता हूँ। आई नॉट इरेज द अदर वन। मैं वापस एक बार समझा देता हूँ। व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज, ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का ही प्रैक्टिकल वर्जन है। व्हीटस्टोन नेटवर्क थ्योरेटिकल है, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज प्रैक्टिकल है। गुड। इसमें हमारे पास 3 कॉपर स्ट्रिप्स थे। आउट ऑफ 3, 2 आर एल शेप, द थर्ड वन इज अ स्ट्रेट स्ट्रिप। और थर्ड को तुमने ऐसा लगाया कि 2 गैप बन गए। एक है लेफ्ट, एक है राइट। लेफ्ट गैप में क्या लगाते हो? अननोन रेजिस्टेंस। राइट में नोन रेजिस्टेंस। ए और बी, इस पॉइंट में रेजिस्टेंस क्या है? एक्स। तो वो कौन हो गया? R1। बी और सी, उसमें कौन है यहाँ पे? R। और वहाँ पे कौन था? R2। गुड। बी से एक गैलोनोमीटर निकाला था क्या हमने? यस। करेक्ट। तो यहाँ पे बी से निकाला गया? यस। और हम लोग क्या करते हैं? ए से सी तक इस जॉकी को टच करते जाएंगे, तब तक नहीं रुकना जब तक करंट की वैल्यू क्या नहीं होती? 0। जैसे ही हो गए रुक जाओ। नल पॉइंट मिल गया, मतलब बी और डी का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। तो जो ये ए से डी का वायर लेंथ है वो कितना है? LX। डी से सी कितना आया? तो ये LX का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कौन होगा? R3। और ये R4। तो यहाँ आपका पूरा का पूरा नेटवर्क वैसा वैसा रेप्लिकेट हो गया। तो ये हो गया आपका डायग्राम। अभी इसको आपको लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन समझाना पड़ेगा। तो कैसे समझाओगे? बहुत इजी है। तो ये था स्टेप 2 विच इज डायग्राम। स्टेप 3 कंस्ट्रक्शन। अरे इजी है, इट इज़ टू सिंपल। जो दिखता है वो लिखना है। डू यू सी देयर आर 3 कॉपर स्ट्रिप्स? 3 है ना? सो इट कंसिस्ट ऑफ, पहले बात तो 2 L शेप के हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 L shaped copper strips. Good. A third copper strip, a third straight copper strip, a third है, a copper strip third वाला है ये,
straight strip, a third straight copper strip is placed between, एक काम करते हैं ना, ये जो दो एल शेप थे उसको नाम देते हैं C1 एंड C2, और ये थर्ड वन है, अ थर्ड straight copper strip is placed between two L shaped C1 and C2 such that two gaps are formed. लेफ्ट साइड के गैप में हमने क्या लगाया, कौन सा रेजिस्टेंस लगाया, नोन की अननोन, लेफ्ट गैप में क्या लगाया, अननोन, इसलिए तो एक्स लिखा ना, मैथ्स में एक्स मतलब क्या होता है, अननोन, हाँ तो इसलिए उसको एक्स बोला ना फिर। सो एन अननोन रेजिस्टेंस is connected in the left gap and a known variable resistor, of course वेरिएबल तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और चेंज क्यों करने बताता हूँ वो भी, वेरिएबल रजिस्टर is connected in the right gap. अभी तक वर्किंग पे हम आए नहीं, अब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। फिर ये ए से सी पॉइंट तक, दो एल शेप स्ट्रिप में जो ए और सी पॉइंट था उसमें तुमने एक 1 मीटर लॉन्ग वायर लगा दिया, तो यू हैव कनेक्टेड अ 1 मीटर लॉन्ग वायर, सो 1 मीटर थिन लॉन्ग एंड होमोजीनियस वायर, थिन लॉन्ग एंड होमोजीनियस मतलब उसका थिकनेस हर जगह पे सेम होगा, इज कनेक्टेड बिटवीन C1 एंड C2। तो C1 और C2 स्ट्रिप्स के बीच में हमने कनेक्ट कर दिया एक लॉन्ग 1 मीटर लॉन्ग वायर। गुड, यहाँ तक क्लियर। और फिर बी पॉइंट से क्या निकाला तुमने, गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड एज शोन। ज़्यादा लिखना मत, जितना समझ में आ रहा है उतना लिखो, ख़त्म करो। डायग्राम ड्रॉ कर देना, बोल देना डायग्राम देख लो ना, एग्जाम में देख लेता है डायग्राम। गुड, दैट इज़ द रीज़न यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर इन राइटिंग। ज़्यादा मत लिखा करो, कुछ लोग बोलेंगे आपको स्टार्टिंग में अच्छा लिखना, आखिरी में अच्छा लिखना, बीच में गाने लिख के आना। कुछ नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन। जहाँ पे लग रहा है ज़्यादा हो रहा है तो बोल देना एज शोन, डायग्राम ड्रॉ करके रखी है हमने। गुड, यहाँ तक क्लियर। बाकी वो बैटरी है, वो सब है, रियोस्टैट है, वो सब है, वो छोड़ दो, हम लिखेंगे नहीं। अब फिर आ जाएंगे हम लोग वर्किंग पे। तो जो नोट्स मैं अपलोड करता हूँ तुम एज इट इज़ एग्ज़ाम में वैसा लिख के आ सकते हो, यू विल गेट फुल मार्क्स। ऑलरेडी जो नोट्स दिए हैं वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है और ये फर्दर सिंप्लीफाइड है। तो वर्किंग प्रिंसिपल, चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, दिस इज इम्पॉर्टेंट नाउ। अब ये गैल्वेनोमीटर, रिमेंबर गैल्वेनोमीटर और रियोस्टैट और रेजिस्टेंस, ये तीनों इसी टॉपिक में कवर होंगे। सबसे पहले ये रियोस्टैट क्यों लगाया और ये वेरिएबल रजिस्टर क्यों है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले जॉकी को ए पॉइंट पे टच करते हैं। कहाँ टच करते हैं, ए पॉइंट। फिर कहाँ टच करते हैं, सी पॉइंट। पहले कहाँ, ए एंड देन सी। तो इनिशियली जॉकी इज फर्स्ट brought in contact with point A and C. The deflection of the galvanometer must be in opposite direction. मतलब अगर मैं A पॉइंट पे टच कर रहा हूँ तो करंट माइनस में है, और C पॉइंट पे टच कर रहा हूँ तो प्लस में है, या उल्टा। लेकिन ऐसा अगर हुआ, A पे टच किया +1 एम्पियर और C पे टच किया +5 एम्पियर, तो ऐसा चलेगा क्या, नहीं। अब क्यों नहीं चलेगा वो भी सुन लो। यहाँ पे अगर +1 था, यहाँ पे अगर +5 था, तो मैं टच करते आ रहा हूँ, 1 की जगह पे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और कहाँ तक आ जाएगा, 5। 0 आएगा क्या, हाँ, तो फिर नल पॉइंट मिलने नहीं वाला ना, मतलब बी और डी पोटेंशियल सेम होंगे क्या, नहीं। तो जब ऐसा नहीं हो
तो हम लोग इसकी वैल्यू और रियोस्टेट की वैल्यू चेंज करते हैं और फिर वापस टच करते हैं ए और सी, डिफ्लेक्शन शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन। चलो मान लो कि ए पे टच किया -1 आया, यहाँ पे टच किया +2 आया, तो मैं -1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, -0.5 -0.2 फिर क्या आ जाएगा 0, तो क्या मिल जाएगा नल पॉइंट, मतलब पोटेंशियल एट बी एंड डी बिकम्स सेम। गुड, इसलिए ये दोनों लगा के रखे हैं। तो इनिशियली the jockey of galvanometer is brought in contact with points A and C. The deflection of the galvanometer, डिफ्लेक्शन मतलब रीडिंग, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर पॉइंटर होता है, वो वैल्यू बताता है, वो डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्ट जैसे तुम्हारी गाड़ी का कांटा कैसे होता है स्पीडोमीटर का, तुम एक्सीलेटर होता है तो क्या होता है वो डिफ्लेक्ट, इसके अंदर भी एक पॉइंटर होता है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन, चलो मान लेते हैं है, नहीं होगा तो फिर वो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते बैठना पड़ेगा, वो मैं बताने नहीं वाला अब यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक? गुड। अब हम लोग ए से सी की तरफ स्लाइड करते करते जाएंगे एंड वी विल फाइंड अ पॉइंट डी सच दैट द गैल्वेनोमीटर शोज 0 करंट। नाउ स्लाइड दिस पॉइंटर और जॉकी फ्रॉम ए टुवर्ड्स सी and locate a point D such that the current in the galvanometer is 0. Now by sliding the jockey from A towards C, locate मतलब find a point D such that IG इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो गया तो इस केस में तुम बोलोगे B और D का पोटेंशियल क्या है सेम। देयरफॉर द नेटवर्क इज बैलेंस्ड। यहाँ पे नेटवर्क का नाम क्या था ब्रिज, तो द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज बैलेंस हो गया तो R1/R2 इक्वल टू R3/R4। अब प्रॉब्लम ये है कि R1 R2 तो पता है, R3 R4 पता नहीं, वो कैसे निकालेंगे। तो हम पहले डिफाइन करने वाले हैं सिग्मा, ये होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्या होता है ये? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब अच्छे से सुन लो, मैं किसी को भी रैंडमली पूछूंगा, अगर मेरे पास एक 10 मीटर लंबा वायर है, कितना मीटर, उसका टोटल रेजिस्टेंस मान लेते हैं 50 ओम है, कितना है 10 मीटर में कितना है, 10 मीटर में कितना रेजिस्टेंस है 50, तो हर मीटर में कितना हो गया 5, राइट। तो 2 मीटर में कितना हुआ 10, 3 मीटर में कितना हुआ 15, 4 मीटर में कितना हुआ, वेरी गुड। तो पहले तुम डिफाइन करोगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, अच्छे सुन लेना इसको, पहले तुम डिफाइन करोगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब पर मीटर में कितना रेजिस्टेंस है, ये पहले डिफाइन करना पड़ेगा। सबका ध्यान यहाँ पे। अब तुमको मैंने पूछा हर मीटर में 5, तो 2 मीटर में तुमने बोला 10, 3 मीटर में राइट, तो हर मीटर में R/L, हर मीटर में, तो LX लेंथ में कितना R/L इंटू LX, तुम यही तो कर रहे थे, इसको बोल रहे थे 5, इसको बोल रहे थे 2, तो 5 इंटू 2 10, राइट। लेकिन LX लेंथ किसका था, LX लेंथ था A से लेके D तक, और उसको नाम क्या दिया है R3, क्या नाम दिया है R3, तो R3 क्या आ जाएगा आपका R/L इंटू LX। लेकिन ये R/L को सिग्मा बोला है कि नहीं हमने, हाँ, तो क्या आ जाएगा सिग्मा LX। गुड। R4 क्या आएगा, R4 सिग्मा 100 माइनस LX। गुड। देयरफॉर, और बाय द वे ये R1 हमने पहले से ही X बोल के रखा है और R2 को हमने क्या बोल के रखा है R। ये चारों यहाँ सब्स्टिट्यूट करो,
तो देयरफॉर R1 मतलब x, R2 मतलब R, R3 मतलब सिग्मा LX, R4 मतलब सिग्मा 100 माइनस LX। ये हो गया कैंसल। तो देयरफॉर x इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX इंटू R। अब आप बोलोगे फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे? तो अच्छे से ध्यान देना। अब मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि ये पूरा का पूरा सेटअप, ये पूरा का पूरा सेटअप किसके ऊपर माउंटेड है? वुडन बॉक्स, राइट। और वो वुडन बॉक्स में जो वायर है ना, उसके नीचे एक स्केल लगा के रखा है। क्या लगा के रखा है? स्केल। इमेजिन ये डी पॉइंट पे रीडिंग आ रही है 20 सेंटीमीटर। कितना? 20। तो एलेक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20। और 100 में एलेक्स कितना हो गया? 80, बराबर। और ये जो रजिस्टर्स आया नॉन रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू 10 है। कितनी है? कितनी है? कितनी है? एलेक्स कितना है? 20 और आर कितना है? 10। तो मुझे वैल्यू बताओ एक्स की। 20 अपॉन 100 माइनस 20 मतलब, तो 20/80 1/4 और आर कितना था? 10। 10/4 कितना होता है पता है? 2.5। तो दैट इज़ हाउ यू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। मैं एक बार 2 मिनट में क्विकली पूरा सिर्फ वर्किंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन तुमको समझ में आ ही गया है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का जो जॉकी है वो ए से सी पे पहले टच करके देखते हैं। डिफ्लेक्शन शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन, एक करंट नेगेटिव एक करंट पॉजिटिव। गुड। फिर हम लोग ए से सी तक उसको स्लाइड करते जाते हैं और एक ऐसा पॉइंट फाइंड करते हैं डी, फॉर विच द करंट इज 0। और ये जो ए से डी तक का वायर का लेंथ है उसको क्या बोल दिया? LX। और इस वायर के लेंथ का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? R3। बचा हुआ लेंथ कितना है? 100 माइनस LX। 100 क्योंकि 1 मीटर था, 100 सेंटीमीटर था। इसका रेजिस्टेंस कितना है? R4। जब करंट 0 है तो नेटवर्क बैलेंस हुआ क्या? यस। तो कंडीशन क्या बनती है? R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। R1 कितना है? X, R2 कितना है? R। तो X/R इक्वल टू R3 क्या आया था? सिग्मा LX, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। और R4 क्या आया था? सिग्मा इंटू 100 माइनस LX। सिग्मा सिग्मा कैंसल, तो X/R इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX। गुड, डन। सो विल स्टॉप फॉर टुडे।